साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 10 रेलवे ग्रुप डी की, जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उन सबको हम सॉल्व करा रहे हैं और डिटेल के साथ समझ रहे हैं। साथ ही चित्रों के माध्यम से भी हम बताते हैं और करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से हम बताते हैं। इससे आपकी कई तरह की तैयारी होती जाएगी, करंट अफेयर भी होगा और चित्रों से आप और ऑप्शनल चीजें भी जान पाएंगे। और साथ ही कोई अगर ऑप्शन दिया है तो उसके बारे में भी हम देखते हैं, कौन क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है ये भी हम देखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये किया था दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने, ऑप्शन चौथा। और इसका गठन इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों, लेकिन ये कब हुआ था? 1976 में। उस वक्त ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तभी उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अच्छा, आप लोग बताओ कि इन्हीं के कार्यकाल में ही ये लिया आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी कि आपातकाल लगाया गया था। तो आप लोग बताना है कि हमारे देश में आपातकाल कब लगाया गया था इनके कार्यकाल में। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 10, तो हमें पता है इनको किस क्रम में रखा जाता है। पहले वाले कक्ष में 2, फिर 8, 8 और इसके बाद 18, 18, 32 होता है, ऐसे होता है। तो 10 को हम कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे, बचा हमारे पास 8, तो 8 लिखेंगे, तो 8 2 10 हो गए। यहाँ तक हम पहुंचे। तो लास्ट में जो होता है, लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कहीं पर 2 8 8 है, तो अब ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी कि किनारे वाला होता है। अब देखो, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है यानी कि परमाणु क्रमांक, तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब जैसे देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन पे आते हैं। फ्लोरीन का होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 9। 9 को आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे 2,7। भाई 8 होना चाहिए, लेकिन एक कम पड़ रहा है। वहीं पर क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, तो 17 को हम क्या लिखेंगे? 2 और 8 10 हो गया, फिर लिखेंगे यहाँ पर 7 हो गया। तो आप देखो, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर पूछा था, समान, तो 7 इसमें भी हैं, 7 इसमें भी हैं। अगला वाला अगर आप चेक करना चाहो तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 2,5, तो लास्ट में 5 आया। कार्बन का होता है 6, 6 को लिख सकते हैं 2,4। तो देखो, ये तो अलग अलग हो गए, तो ये हम नहीं मानेंगे। अगला हाइड्रोजन हीलियम, देख लो 1 होता है और हीलियम में 2, यानी कि 2 ही आ जाएगा, तो 1 2 अलग अलग है। वहीं पर इसमें देखो बोरान, 5 इसका हो जाएगा, तो इसका 5 को क्या लिखेंगे? 2,3 लिखेंगे। और यहाँ पर इसका देखो Br, तो ये हो जाएगा, इसका होता है 35। 35 को कैसे लिखोगे आप? 2 8 8, कितना हो गया? 8 8 16 2 18। और फिर इसके बाद आता है 17, तो 18 17 होता है 35। तो देखो आ रहा है 17, जबकि किसी में सेम नहीं है। पहले वाले में यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन में 7 7 लास्ट में आ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसी में समान हो जाएगी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो देखो, धावन सोडा जो होता है दोस्तों, इसका फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे। तो ये होता है Na2CO3 और 10H2O, H2O लिख दो। ये होता है Na2CO3 10H2O। अब कच्चा माल बोला है तो दोस्तों, कच्चे माल में क्या आएगा? NaCl, यानी कि NaCl को हम नमक भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष पश्चात, यानी कि 18 साल के बाद, उसके पुत्र की आयु, यानी कि कमल के पुत्र की आयु, कमल की आयु की आधी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करना है। चलिए भाई देख लेते हैं। अब मान लो कि ये कमल है और कमल का बेटा को मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि सन मान लेता हूं। अब कह रहा है कमल की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की वर्तमान की 4 गुनी है, यानी कि उसका बेटा अगर 1 साल का है तो ये कमल कितने का हो जाएगा? 4x, चौगुना हो जाएगा। 18 साल बाद, तो 18 साल बाद कितने का होगा? अभी तो 4x का है, तो 18 साल बाद यानी कि 18 जोड़ दो। 18 साल पहले पूछता तो हम माइनस करते 18, फिर ये भी तो बढ़ेगा 18 साल बाद, ये x प्लस 18 का हो जाएगा। अब कह रहा है 18 साल के बाद उसके पुत्र की आयु कमल की आयु का आधी हो जाएगी। तो कमल की जो भी आयु है उसकी आयु का आधी हो जाएगी, तो इसका आप आधा कर दो 1/2। अब 1/2 का मतलब है कि ये 2 ऊपर जाएगा तो इधर बराबर करेंगे तो गुणा इधर हो जाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो देखो ये हो जाएगा 4x प्लस का 18
बराबर में 2x प्लस का 36। ठीक है, अब देखो 4x में 2x हटा दो तो बचेगा 2x बराबर 36 में से 18 हटाएंगे तो आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ जाएगी 18 बटे में 2 यानी कि 9 आ जाएगी x की वैल्यू। पूछा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र ये था, वर्तमान आयु इसकी x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो 9 सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन चौथा वाला। तो क्वेश्चन में देखो जो बोला जा रहा है आप केवल उसको देखते जाओ और वही करते जाओ, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। एक लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। अब देखो उत्तल लेंस है दोस्तों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का मतलब है कि हमें पॉजिटिव आंसर आएगा। अब त्रिज्या है, तो त्रिज्या यानी कि दिया है r यानी कि 40, तो हमें पता है f यानी कि फोकस लेंथ बराबर होती है r/2, f बराबर r/2 यानी कि 40 का आधा हो जाएगा 20, तो ये जो आ जाएगी 20 आएगी इसकी फोकस लेंथ जो आएगी। फोकस लेंस का फार्मूला होता है, इसकी जो क्षमता होती है ये होती है 100 अपान में f, f मतलब उसका, और ये सेंटीमीटर में आंसर आता है, ये है तो ये डायोप्टर में। अब देखो 100 लिखा है, नीचे क्या करेंगे f कितना निकला है 20, तो आप लिख दो 20, तो 0 0 कटा, 5 2 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि कितनी क्षमता आ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी। और हमने बताया था उत्तल लेंस है तो प्लस में आएगा, तो +5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में लिखा है चौथे वाले में। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। बस फार्मूला आप याद कर लो, P यानी कि क्षमता इक्वल टू होती है 100 अपान में F, ये आएगा मीटर में अगर बोला जाए। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे क्षमता दिया हो, फोकस दूरी को इधर ले जाओगे तो 1 अपान P ऐसे भी आ सकता है, कई बार हो सकता है कि वैल्यू इसकी फोकस दूरी पूछ ले बाकी दिया हो। ठीक है, तो फार्मूला याद रखो आप। वुमेन संपुट यानी कि वुमेन सैंपल कैप्सूल्स डैश को ढके रहती है, तो ये दोस्तों इसको हम बोलते हैं किसको, कोशिका गुच्छ बोलते हैं, ग्लैमरुलस, तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो वुमेन सिंपट क्या होता है, ये वुमेन सिंपट है, संपट का मतलब ये जो इसका गुच्छा होता है ना, ये वाला, यही होता है इसका वुमेन सेंटर। इसमें अपवाही एक धमनी होती है और ये अभिवाही होता है, यानी कि जिसमें से आता है और इसमें जाता है। तो ये समीपस्थ सवालत नलिकाएं हैं, ये पूरा हिंदी में ही दिया है, ये नलिकाएं हैं। बात किसकी कर रहा था, कोशिका गुच्छ की, और कोशिका गुच्छ मतलब ये वाला होता है जिसमें हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तो जो आकृति बनती है वही आकृति कुछ यहाँ पर भी दी होती है। विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो देखो उस रसायन को दोस्तों उपयोग करना चाहिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होना चाहिए Na2CO3। ये कहाँ पर लिखा है तो आप खुद बताओ, ऑप्शन दूसरा वाला है। देखो सोडियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, धामन सोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ, अगर पीछे वाला देखा होगा तो ये तो हो गया धामन सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताना है, देखते हैं जरा कितने लोगों को आता है। आप केवल नाम ही बता दो, रासायनिक नाम, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो उसको क्या बोलते हैं, केवल आप इतना ही बता दो। 6 इंटू 16 माइनस 9 भागे 3 और ऐसे प्लस 17 माइनस 12 का मान ज्ञात करिए। तो देखो जब कभी ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है छोटा वाला ब्रैकेट, पहले उसको आप सॉल्व करो, और उसके अंदर भी कई सारे साइन हो जैसे प्लस, गुणा और भाग ऐसे करके, तो सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करना, फिर गुणा, जोड़ और घटाना, इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो आपकी मदद हो जाए, यानी कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाग। ठीक है, इस टाइप से। अब चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो 9 को हम काटेंगे 3 से, यानी कि 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे में 16 और माइनस का यहाँ पर 3 त्रिका 9 यानी कि 3। अब देखो गुणा सॉल्व होगा, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, 16 छका 96, 96 में से 3 हटा दो तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 93। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इतना हटाकर लिख देता हूँ 93। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये तो हो गया 93, ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि पूरा सॉल्व हो गया, प्लस का 17 माइनस का 12। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 7 3 10, 9 1 10 1 11 यानी कि 110। 110 में से आप 12 हटा दो तो कितना बचेगा, 98 बचेगा, यानी कि 98, जो कि सही उत्तर ऑप्शन दूसरे में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, देखो इस प्रकार से पहले देखें, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। 573, 136, 357 और ऐसे करके दिया है। उदाहरण के लिए 697 है, जैसे 697, पहला अंक को हम मानेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से पढ़ना है।
अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में, दूसरा मतलब बीच वाला जो अंक है, 2 जोड़ दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं। ये लिखा था, मैं पहले पूरी नोट कर देता हूं। इस प्रकार से दिया है। अब दूसरे अंक में हमें 2 जोड़ना है, तो अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो पहले से रहेगा, 7 2 9 हो जाएगा यानी कि 3। अगला देखो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 यानी कि 156 हो जाएगा। इसमें से 2 जोड़ेंगे तो 300 और ये हो जाएगा 70। इसमें भी 2 जोड़ेंगे 4 6 और 2 ये हो जाएगा। इसमें देखो तो 8 तो लिखा है, इसमें 2 जोड़ोगे तो 2 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब इनमें से आप देखो कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका दूसरा अंक तीसरे से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। वैसे ये तो होगा नहीं, 3 डिवाइड हो जाएगा 9 से, इसका मतलब ये बात सही है। भाई देखो ना 9 लिखा है और ये 3, तीसरा अंक से डिवाइड हो रहा है, तीसरा अंक मतलब 3, दूसरा अंक 9 है तो दूसरा अंक को डिवाइड कर रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक अंक मिल गया। अब देखो 6 से 5 नहीं कटेगा तो ये तो गलत हो गया, इसको हटा दो। अगला देखो 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है 2 से 6, ये भी कट जाएगा। भाई देखो 6/2 करोगे तो कट जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब ये वाला नहीं मिला हमको, 834, 834 क्योंकि 4 से 3 नहीं कटेगा तो ये तो गलत हो गया। कितने मिले हमको, 1 2 और 3, तो 3 कहाँ है, ऑप्शन इसका चौथा ही वाला करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बॉट्स को 54% एट ऐसे करके लिखा जाता है, अल्ट्रा को इस टाइप से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ब्लेयर को कैसे लिखेंगे, यानी कि तो पहले देखते हैं कि इनको किस टाइप से लिखा गया होगा। तो जैसे देखो बी को लिखा गया है 5, ओ को लिखा गया है 4, यू को लिखा गया है यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर यू है इसको भी प्रतिशत। ये बात तो फिक्स हो गई कि सेम लेटर लगभग मिल रहे हैं, ठीक है। और ए को लिखा गया है 9, कुछ इस प्रकार से इनका क्रम आप मिलाना। अब हमें वर्ड है हमारे पास दिया है ब्लेयर, BLARE दिए के रखा है। अब देखो यहाँ पर बी है और बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पहले नंबर वाला, पहला मतलब कि 5 लिखा है। एल कहाँ पर है, तो एल सेकंड पेज पे देखो, सेकंड नंबर पे क्या आता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ए को भी देखो तो ए लास्ट वाला और लास्ट में क्या है 9 है, यानी कि 539 हो जाएगा। अब ट्रिकी वे से कैसे आप टिक करोगे, 539 ऑप्शन में देखो आप कौन से ऑप्शन में दिया है, तो केवल ऑप्शन पहला ही सही है 539, बाकी किसी में नहीं देख रखा है। तो आप यहीं से सही करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अब फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको। आर यहाँ पर सेकंड नंबर पे लास्ट से @ यानी कि आ जाएगा @ अगला आ रहा है ई, तो ई देखो ना तो इसमें दिया है और ना ही यहाँ पर दिया है, तो हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप देख लो 539 @ जो कि ऑप्शन पहले में ही देके रखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 7 बॉक्स MNOPQR और S को एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। P के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, P और M के बीच केवल 2 बॉक्स। देखो इस प्रकार से कुछ क्रम देख रखा है पूरा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी आसानी कहाँ से हो जाएगी किसको बनाने पर। पहले हम इनको प्लेस फिक्स कर लेते हैं। 7 बॉक्स हैं तो 7 बॉक्स का मतलब मान लो ऊपर नीचे रखे गए हैं, तो ऊपर नीचे मतलब कुछ इस टाइप से होंगे, 1 होगा 2 3 4 5 6 और ऐसे करके 7 बॉक्स रखे होंगे। अब देखो यहाँ से हम यहाँ पर सबसे पहले वो देखेंगे कि कोई फिक्स वाला लेटर मिल जाए जो फिक्स जगह पे रखा हो। तो पहले ही देखो कह रहा है कि P के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे हैं, तो 1 2 और 3 बॉक्स रखे हैं, तो P को मैं यहाँ रख देता हूँ, इसी के ऊपर ही तो 3 बचेंगे, यहाँ पर इनके स्थान बच रहे हैं। अब कह रहा है P और M के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, P और M के बीच 2 बॉक्स हैं, तो M यहाँ भी हो सकता है और M यहाँ भी हो सकता है, यानी कि सबसे ऊपर भी हो सकता है सबसे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 2 बॉक्स यहाँ भी बचेंगे और 2 बॉक्स यहाँ भी बचेंगे। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है, ये तो पता है कि ये तो सबसे ऊपर रहेगा या तो सबसे नीचे रहेगा। अब आगे बढ़ो, S और Q, तो S Q हमारे पास अभी नहीं आया है, ठीक है। R को रखा गया है, O और M के बीच केवल N को रखा गया है, कह रहा है O और M के बीच N को रखना है। तो इस लाइन को जरा पढ़ो, सबसे ऊपर ना तो Q है और ना ही M है, ये बात फिक्स हो गई, यानी कि M सबसे ऊपर नहीं है, तो M तो यहाँ से गया। अब यहाँ फिक्स हो गया कि M यहाँ पर रहेगा। अब देखो हमें M फिक्स मिल गया, तो यहाँ से देखो O और M के बीच केवल N रखा गया है, तो यानी कि N यहाँ पर होगा और O यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि O और M के बीच क्या है, O और M के बीच N को रखा गया, तो N हमने रख दिया है। अब आगे वाले देखो, यहाँ पर S और Q के बीच केवल R है। जैसे देखो
एस और क्यू के बीच में आर आएगा यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि क्यू ऊपर हो और एस यहाँ हो, आर बीच में, वैसा भी तो हो सकता है। तो मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि यही क्रम लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन से देखो, कह रहा है कि क्यू और ओ के बीच कौन सा बॉक्स है, तो यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ओ तो ये है और क्यू यहाँ पर होगा, तभी तो ओ और क्यू के बीच का बॉक्स पता चलेगा। तो बस बाकी वाले नहीं भी अगर पता है तो आप यही देख लो, क्यू और ओ के बीच का ऑप्शन क्या रहा है, पी आर है, जो कि ऑप्शन चौथे में लिखा गया है करेक्ट, चौथा करेक्ट। उद्योग जगत को मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने हेतु आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? 1948, ऑप्शन तीसरा। परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए, रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए, अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन प्रिंस से कम, दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए। अब परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका है? तो अगर मैं इनको इस क्रम पे रखता हूँ कि सबसे ज़्यादा वाला, फिर सबसे कम वाला, फिर ऐसे कम कम, ऐसे करके जो सबसे कम होगा वो इधर रहेगा, सबसे ज़्यादा वाला इधर रहेगा, यानी कि इधर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। इस क्रम को मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, रमन ने प्रिंस से ज़्यादा, तो थोड़ा दूर दूर लिखना है। रमन ने जो अंक पाए हैं प्रिंस से ज़्यादा, यानी कि प्रिंस ने कम नंबर पाए होंगे, रमन ने ज़्यादा पाया होगा। रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए। हमें अभी ये नहीं देखना, रमन और प्रिंस में अगर कोई संबंध दिया है तो देखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए। किसने? अभिषेक ने दीपक से तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन प्रिंस से कम। तो प्रिंस जब इधर है तो इसका मतलब ये इधर ही होंगे, यहाँ पर होंगे वो। तो अभिषेक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये अभिषेक होगा, और इससे किससे? दीपक से ज़्यादा, तो दीपक यहाँ पर होगा, दीपक से ज़्यादा पाया लेकिन प्रिंस से कम पाया है। ठीक है, अब कह रहा है दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए, तो दीपक जो है वो केशव से, इसका मतलब केशव को और कम नंबर मिले होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ से देखो, रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि केशव से भी और दीपक से भी, तो इसका मतलब भी किनारे होगा, सबसे इधर की तरफ होगा वो। कुछ इस प्रकार से इनका क्रम बनेगा। अब क्या रहा है कि इस परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका रहा है? तो सबसे ज्यादा तो रमन का, दूसरा इसका, तीसरा इसका, यानी कि ए रहा होगा। ए मतलब अभिषेक, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। मेंडल ने दो प्रयोग किए, एक लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे की बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे की बीजांड को निषेचित करने के लिए, यानी कि इसका जस्ट उल्टा किया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करते हैं, यानी कि दोनों ही जो अलग अलग नए पौधे बने होंगे, तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिला कि प्रयोग में छोटे पौधे, गलत है, छोटे पौधे नहीं लंबे पौधे मिले थे, और प्रयोग 2 में छोटे पौधे नहीं लंबे पौधे मिलेंगे। समझ में आया? तो दोनों में ही उत्पन्न होंगे, यानी कि ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सेकंड वाला हो जाएगा। यह उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। देखो, जो बोला जा रहा है हम डायरेक्ट वही करते हैं, ताकि इससे टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप जान जाओगे। तो उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, मान लो कि यहाँ से चलना वो शुरू करती है, 25 मीटर चलती है, यानी कि उत्तर इधर की तरफ है, तो ये चली 25 मीटर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने से आप ये देख लिया करो कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें कह रहा है किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर, यानी कि हमें दिशा को भी ध्यान में रखना है साथ में, और यहाँ पर दूरी को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हम दोनों को मेंटेन करके चलेंगे। अगर केवल दिशा पूछता तो हम दूरी को वैल्यू ना देते। ठीक है, तो मैं थोड़ा और सही से लिख देता हूँ। मान लो कि ये उत्तर में कितना चला, 25 चली है, फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी कि दाएं इधर मुड़ी होगी, और चलने के बाद कितना चली, 30 चली, तो 30 तो ये हो गया उसका, और फिर दाएं मुड़ती है और 40 चलती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर इसके बराबर आ जाएगी ये, तो 25 तो ये हो जाएगा, उसको चलना है 40, तो इसका मतलब आगे वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यहाँ से यहाँ तक का। अब आगे देखो, फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ वो मुड़ेगी और 15 चलती है, तो यहाँ पर भी वो 15 चलती है, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पहुँच गई। फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो फिर यहाँ 15 मीटर चली होगी इधर, तो ये भी तो 15 था इधर वाला ये, और ये तो मतलब इसके सीधे आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक।
तो देखो यहाँ पर अब पूछा है कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगी प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु ये था इसका, तो ये दूरी निकाल लो कितनी होगी। तो देखो ये 30 थी, तो ये भी तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगी। और यहाँ की आप बताओ जितनी 15, तो 15 ये भी हो जाएगी। तो कितना चलना होगा उसको, 15 ये चलना होगा, 30 ये चलना होगा, 15 30 यानी कि 45 मीटर चलेगी। लेकिन कौन सी दिशा में, क्योंकि 45 तो दोनों में दिया है, तो कौन सी दिशा में इसको चलना होगा। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर है वो, तो कौन सी दिशा में है वो, पूरब दिशा में है। लेकिन कितना 45, 15 और 30 45 डिग्री पूर्व में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः, यानी कि पहली कक्षा में 50 हैं, उसमें से 20% पास हुए, दूसरी में 60, फिर 25 पास हुए, ऐसे करके केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो औसत का मतलब पहले हम ये निकाल लें कि प्रत्येक कक्षा से कितने कितने लोग पास हुए। तो टोटल यहाँ पर कह रहा था 50 है, अब 20% इसका पास हुए। 50 का अगर 20% निकालोगे तो 20 बचे 100, 50 से कम 50 दूनी, यानी कि ये हो जाएगा कितना 10 आ जाएगा। तो पहली कक्षा से तो 10 लोग पास हो गए। अब दूसरी वाली में देखो 60 में से 25, ठीक है, जैसे 60 लोग 25% निकाल दो किसका 60 का, तो 100 में 100 आएगा, और 25 से कम 25 चौको हो जाएगा, 15 चौको 60, ये आ जाएगा 15। दूसरा वाला भी ऐसे ही करोगे 25 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। वहीं अगला देखो 40 और 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अगला देखो 70 30, तो 30% निकाल दो 70 का, 30%, तो 30 नीचे 100 डबल जीरो 7 त्रिक 21 आ जाएगा, ये कुल 21 आ जाएगा। तो आप जोड़ लो 21 4 25, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50 और 5 55, टोटल आ गए 55 विद्यार्थी पास हुए। औसत बताना है हमें, तो औसत का मतलब है कितने कक्षाएं हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 से भाग दे दो, 5 एक कम 5 एक कम और 5 एक कम, यानी कि 11 बार में जाएगा। तो औसत विद्यार्थियों को जो प्रतिशत था जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए औसत, वो थे 11, जो कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। देखो नहीं है का मतलब कि आपको सारे पता होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि ये वाला नहीं है। अब समूह 8 यानी कि ग्रुप नंबर 8 और पीरियड नंबर 4, ये जो होते हैं ऐसे इनको ग्रुप बोलते हैं और इनको बोलते हैं पीरियड। तो चौथा पीरियड यानी कि ये चौथे वाले पे होगा, पहली श्रेणी में यानी कि इसमें इसी में होगा, इसकी बात हो रही है। तो चलिए हम पहले पीरियडिक टेबल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा गया था आवर्त नंबर चौथा, तो चौथा नंबर जो आवर्त हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो देखो ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। तो चौथा मतलब ये पूरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार से हम करते हैं आगे। देखो हमारे पास क्या क्या दिया था, Cu दिया था, ये वाला दिया था Cu, और ठीक है कॉपर कोबाल्ट और आयरन और निकल दिया था। इसमें से देखो 8वीं श्रेणी में, तो 8वीं श्रेणी का मतलब है ये वाले, इसमें तो क्या आ रहा है Fe आ रहा है, ये दिया है यहाँ पर, कोबाल्ट आ रहा है, ये भी दिया है, निकल दिया है, ये भी दिया है। जबकि कॉपर देखो फर्स्ट बी में आता है, इसमें 8th बी में नहीं आता, तो यही सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, कॉपर। तो कॉपर सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ यहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन, ठीक है, आप लोग बताना है Ar, इसका कितना होता है। अगर आपकी निगाह तेज है तो पीरियडिक टेबल से भी देखकर आप बता सकते हो। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य डैश का अंतर होता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, कोई चेंजेस नहीं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है एनटीपीसी में, इसको आप रट लेना। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, तो ये होता है देखो CH2 का अंतर होता है। देखो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, यहां पर जैसे मान लो मैं एल्केन सदस्य ले देता हूं, तो एल्केन का मतलब CnH2n, ये होता है फॉर्मूला CnH2n और प्लस का 2, मान लो n इक्वल में 1 रखता हूं तो ये C हो जाएगा, H इक्वल 1 है तो C ये मान लो कि 2 रहेगा, और प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CH4, यानी कि मीथेन बन गया। वहीं पर n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, और 2 दूनी 4 प्लस 6, तो यानी कि H6 हो जाएगा। ये तो होगा अंतर। अब इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर निकालो तो C2 में C गया, यानी कि C, H4 है, H6 है, तो कितना होगा H2, यानी कि CH2 का अंतर हो रहा है, यही सही उत्तर हो जाएगा C यहाँ पर
CS2 जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में देके रखा गया है। अब आप यहाँ पर n इक्वल 3 भी रखकर चेक कर सकते हो, इनसे कंपेयर करोगे तो भी CS2 का ही अंतर आएगा। देखो अगला है, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सही गुणधर्मों की पहचान करिए, यानी कि इनमें से कौन कौन सा सही है चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, बिल्कुल सही पास है, इनका पास क्या होता है, बंद होता है, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रतीत होती है निकलती हुई। इसको अभी हम देखेंगे भी फिगर में, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। यानी कि ये कह सकते हो कि उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण से, जैसे उत्तर से आएंगी और यहाँ दक्षिण से जाएंगी, तो ये भी सही कह रहा है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर प्रतिच्छेदित हो करती हैं, गलत है, प्रतिच्छेदित नहीं करते, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, सघन का मतलब पास पास अगर होती है यहाँ पर, तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है। बात बिल्कुल सही है, चुंबकीय बल रेखा जितना पास पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, तो ये बात भी सही है। अगला कह रहा है, प्रति इकाई क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। नहीं भाई, इसमें से ये भी गलत है, तो केवल कौन सा सही निकला, ए, बी और डी, तो ए, बी, डी यानी कि ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। ठीक है, अब इनको देखते हैं चित्र से। यहाँ से देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरफ से होता है, ये नॉर्थ पोल होता है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। हमेशा चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो उत्तर से निकलती हैं इधर की तरफ और दक्षिण की तरफ से प्रवेश करती हैं। ये जाएंगी उत्तर से और दक्षिण की तरफ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, इस क्रम से। तो पहली चीज ये याद रखो, उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में जाती हैं। अब सघन जो बात हो रही थी वहां पर, सघन का मतलब ये पास पास है, देखो इस जगह पर, यहाँ दूर दूर हो गई हैं, तो जब पास पास होंगे तो सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कब होगा ज्यादा, जब चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं, ये पास पास जितना होंगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। देखिए, कोई भी चीज अगर आप चिपकाओगे चुंबक में तो यहाँ पर किनारों पर सबसे ज्यादा तेजी से चिपकेगा। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी, तो ये दोस्तों की गई थी नाबार्ड की स्थापना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में ही आया था नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना ही इसीलिए है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई का तो आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, पीएनबी का फुल फॉर्म आप लोग बताओ, पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी एक टाइप की बैंक ही तो है, बहुत बड़ी बैंक है, तो पीएनबी का फुल फॉर्म आप बताना है। तो इसका सही उत्तर तो नाबार्ड है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो व्यास का मतलब अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो दोगुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, 4 इंटू में पाई की वैल्यू जो यहाँ दी हो वही रखना है, अगर पॉइंट में हो 3.14 तो 3.14 रखना, क्योंकि आपने देखा था कल की वीडियो में, पिछला जो पार्ट आया था उसमें यही था कुछ। तो यहाँ देखो 22/7 हो जाएगा, गुणे में आर, आर तो हमें पता नहीं है तो यहाँ पर आर को आर स्क्वायर ही लिख दो। अब एरिया दिया है इसका 1144, तो मैं यहाँ एरिया ना हटाकर मैं इक्वल में यहाँ लिख देता हूँ 1144। बात समझ गए होंगे आप। तो आगे देखो, ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एकम 11। अब देखो ये ज्यादा कम पड़ रहा है तो जीरो लगाएंगे, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ भी 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर इसको काटो, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 13। यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 13 गुणे में 7 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू मतलब इसमें अंडर रूट लग जाएगा, 13 सत्ते 91, ये आएगी 91 अंडर रूट के अंदर। अब हमें पता है, हमने बताया था स्टार्टिंग में, व्यास यानी कि त्रिज्या का दोगुना, तो अगर हम दोगुना कर दें इसका तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 91 आ जाएगा। यही से उत्तर हो जाएगा हमारा व्यास, जो कि ऑप्शन पहले में ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, संख्या 56, 13, 74, 28 के सभी अंकों को
आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर, बाएं मतलब इधर से इधर की तरफ रखने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो पहला तो जो ये डिजिट दिया है ये पूरा लिख लो, हमने नोट कर लिया 56, 13, 74 और 28। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है हमको। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा डिजिट पहले लिखो। तो पहला तो 1 हो गया, ये वाला तो हमने लिख दिया 1। इसके बाद 2 दिया है, 2 लिख दो। फिर 3 दिया है कहीं पर, तो ये 3 लिख दो, ये तीसरे नंबर पे। 4 है तो ये 4 लिख दो, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 आएगा क्योंकि 5 दिया है, फिर 6 भी दिया है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 7 दिया है, यहाँ पर आप 7 लिख लो। इसके बाद 8 दिया है तो यहाँ 8 लिख लो। आप बताओ कि ऊपर और नीचे अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन सब का, तो कौन सा डिजिट है जो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे ये देखो, ये देखो, और ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर ये जो आएगा लास्ट में ये अपरिवर्तित है। 8 पहले भी लिखा था और अब भी 8 लिखा है, ये चेंज नहीं हुआ है। यही वाला बताना था कितनी है जो चेंज नहीं हो रहे हैं। देखो 4 से 6 हो गया, 7 से 5 और 2 से 7, जबकि 8 से 8 ही रहा है। तो यही सही हो जाएगा हमारा, केवल एक डिजिट मिल रहा है जो कि ऑप्शन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.6 बार को अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो हमने बताया था उस दिन, अगर कहीं पर लिखा होता है 2.6 बार ऐसे लिखा है, तो पॉइंट के पहले जो डिजिट है यानी कि 2, पॉइंट के पहले 2 है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, और इसको आपको होल में लिखना है। होल का मतलब इसमें ऐसे। अब 6 यानी कि किसने कौन कौन से डिजिट के ऊपर बार है, तो जो जो 6 लिख लो। अब 6 एक डिजिट है, ठीक है, और बाकी अगर डिजिट होता तो उसमें हम डिवाइड और माइनस भी करते हैं। अब कोई नहीं है, और नीचे हमें क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख दो। तो 6 के ऊपर बार है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9। इसको काटो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि हो जाएगा 2 होल 2/3। इसको और सीधा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी कि 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन चौथा ही करेक्ट है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा। एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से यानी कि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वापस लौटा। यानी कि अगर इस रास्ते से गया है 40 की स्पीड से यहाँ पर, तो वापस भी इसी रास्ते से लौटा है 5 की स्पीड से, ऐसे लौटा है। तो कह रहा है कि यात्रा करने में यानी कि आने में और जाने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। तो कुल दूरी कितनी तय करी उसने ये बताना है। तो देखो जब कभी समान दूरी अलग अलग चालों से तय की जाए तो सबसे पहले आप उसकी औसत चाल निकालो। औसत चाल का फार्मूला होता है यहाँ पर एवरेज स्पीड का 2xy अपान में x प्लस का y। 2 का मतलब है 2 ही रहेगा यहाँ पर, तो 2 इंटू में x का मतलब पहली चाल क्या थी 40, दूसरी लौटते समय चाल क्या थी इसकी 5, तो लिख दो 5। नीचे देखो x प्लस वाई यानी कि 40 5 45 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 8 40 पन्मा 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 पन 40 और 40 दूनी 80, तो लिखेंगे 80/9 हो जाएगा। ये तो इसकी हो जाएगी एवरेज चाल दोस्तों, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमें निकालना है कुल दूरी, तो दूरी बराबर होता है s इंटू टी यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 80/9, तो 80/9 इस, और समय कितना दिया था 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं 4 सही 1/2, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 लिख देंगे। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, और 80 का आधा यानी कि 2 चौके 8 40 आ जाएगा। तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही वाला करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन 50 तक के, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो बच रहे हैं वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। या दोस्तों अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां से आप आसानी से उन सबको देख सकते हो। साथ ही एनटीपीसी के लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, डेली उसकी सीरीज आती है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां से भी आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। और सभी में चाहे वो ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो, सभी के पार्ट्स को हमने क्रम से लगा दिया 1 2 3 4 ऐसे करके। और हर एक पार्ट के अगले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी किसी भी वीडियो के। साथ ही दोस्तों जो ट्रिकी वे सॉल्यूशन है, कई सारे चैप्टर्स हमने करवा दिए जो रेलवे में लगातार मैथ में पूछे जाते हैं, उन चैप्टर की भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के पार्ट 1 1 की लिंक यहाँ पर मैं दे दूंगा, इससे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं से आप पहुंच सकते हो।
तो मैं तो कहता हूँ सारे आप सीरियल वाइज देखना शुरू करिए, भले ही आप 5-5 पार्ट्स देखिए या 10-10 डेली देखिए या 2-2 देखिए, जितना भी आपके पास टाइम हो, लेकिन आप क्रम से देखिए। इससे आपकी तैयारी एक बेसिक तरीके से होती जाएगी और सिस्टमैटिक ढंग से। जैसे मान लीजिए 50 तक आपने देखे, इसका अगला जो पार्ट आएगा इसके आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन तो उसी में मिलेगा ना, तो इसका मतलब सारे क्रम से पार्ट अगर आप देख रहे हो तो क्रम से आप क्वेश्चन भी पढ़ पाओगे। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं बोलते हैं सर हम आपके 5-5 पार्ट्स डेली देखते हैं, कोई कहता है 6-6 देखते हैं, कोई कहता है हम 3-3 देखते हैं। तो जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप बना लो, फिक्स कर लो कि आज इतने पार्ट देखना है, इसके आगे वाले अगले दिन देखना है, ऐसे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।